ने ऑप्टिक्स भी दी थी, बस उसने जब ऑप्टिक्स नाम दिया तो उसमें सी नहीं था, के था, है ना। और उसने जो ऑप्टिक्स दी थी, मतलब सोचो 16th सेंचुरी के एंड में, तो उस जमाने में उसने लाइट के फंडामेंटल लेवल पे गलती करी थी। उसने कहा था कि लाइट जो है बहुत ही छोटा पार्टिकल है, मतलब लाइट जो है पार्टिकल की एक ट्रेन है जो आगे बढ़ती है। खैर, उस लेवल के बाद जितनी भी बातें उसने बताई, क्योंकि उसके ऑब्जर्वेशंस थे, तो वो गलत नहीं था, है ना। ऑप्टिक्स में हम लोग क्या बातें करते हैं, ऑप्टिक्स को पहले तो मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाला हूं। जहां न्यूटन ने गलती करी है उस लेवल की बातें वेव ऑप्टिक्स में आती हैं, और जहां न्यूटन ने सबको सक्सेसफुली समझाया है वो किस में आता है, रे ऑप्टिक्स में। तो क्योंकि लाइट, अब हम जानते हैं कि लाइट या तो वेव है या तो क्वांटा है, पार्टिकल नहीं है। या तो वेव है या तो क्वांटा है, फोटोन है। फोटोन पार्टिकल नहीं होता है, पार्टिकल जैसा है बट पार्टिकल नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि देखो न्यूटन की बात सही साबित हुई, सही साबित उस तरीके से नहीं हुई जैसा उसने कहा था, लेकिन काफी हद तक वैसा ही है। तो लाइट फोटोन भी है, और तो हम इसको अगर एक कैटेगरी में और डालना चाहें, कुछ लोग इसको मॉडर्न में, हम जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो लाइट के एक और बात करते हैं, और वो क्या है कि लाइट फोटोन है। लाइट, वो बात हम रे ऑप्टिक्स में या वेव ऑप्टिक्स में नहीं करते। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या बात करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट का वेव नेचर होता है, मतलब उसकी वेवलेंथ होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, या उसके अंदर इंटरफेरेंस देखा जाता है, यंग्स वाला इंटरफेरेंस, या उसका डिफ्रैक्शन देखा जाता है। ये सारी बातें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, वेव नेचर ऑफ लाइट में। तो ये अभी नहीं पढ़ना है, बस ये समझ लो कि ये पढ़ेंगे कि लाइट की वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और है ना, ये सब वेव ऑप्टिक्स में आएगा। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लाइट को रे मान के, और ये मान के कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है। क्या ये सत्य है, लाइट सीधी लाइन में चलती है, या ये एजम्पशन है? हाँ, देखो यार, जो हमारी विजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसा उस न्यूटन के जमाने में देखा जाता, तो उन सारे एक्सपेरिमेंट में यही देखा जाता था कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है, क्योंकि उस समय बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन वाले इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं थे। लेकिन अब ये हम जानते हैं कि लाइट जब बहुत छोटे शार्प एज से टकराता है, शार्प एज मतलब इतना शार्प जो वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर का होता है, तो वहां से लाइट बेंड कर जाती है, टर्न कर जाती है। इसका मतलब कि लाइट सीधी लाइन में नहीं चलती है। तो ये डिस्कशन हमारे रे ऑप्टिक्स में माना ही नहीं जाएगा। हम मान के चलेंगे लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती, ये एक एजम्पशन है, ये ट्रू नहीं है। कहां फेल हो जाता है ये एजम्पशन, हाँ, ये जो स्ट्रेट लाइन एजम्पशन फेल्स व्हेन लाइट hit a sharp edge या hole of order of wavelength, यानी उसका साइज जो होगा वेवलेंथ के ऑर्डर का होगा। और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। लाइट का शार्प एजेस से टर्न करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। तो इसका मतलब रे ऑप्टिक्स में हम ये मान लेते हैं कि लाइट सीधी लाइन में चलती है, बट ये सत्य नहीं है। दूसरा एजम्पशन जो हम रे ऑप्टिक्स में लेने वाले हैं कि लाइट की वजह से चीजें हमें दिखाई देती हैं। ये एजम्पशन नहीं, ये सच है कि लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है, और जिस कलर की लाइट उस ऑब्जेक्ट से निकलती है वही हमें कलर नजर आता है। यानी अगर वो ग्रीन कलर है तो हमें ग्रीन क्यों नजर आ रहा है, कि उसके मॉलिक्यूल ग्रीन कलर की लाइट निकाल रहे हैं। ये जो मटेरियल जिस भी कलर का है, ब्राउन है, वो ब्राउन निकाल रहा है ना। तो इसके पास लाइट आती कहां से, सबके मन में सवाल आता होगा। तो यार जो हमारी ये ट्यूबलाइट खुले हैं, ये एलईडी बल्ब खुला, ये सब लाइट दे रही है, व्हाइट लाइट दे रही है, जिसमें सारे कलर मौजूद हैं। इनको ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं मॉलिक्यूल, और एब्जॉर्प्शन के बाद निकालते अपने हिसाब से। एब्जॉर्ब ये कोई भी कर सकते हैं, बट निकालते ये अपने हिसाब से जो उसका कलर है। बात समझ में आ रही है? बस अभी इतना ही जानने के लिए काफी है।
ये दो बातें कि लाइट सीधी लाइन में चलती है और लाइट की वजह से चीजें हमें दिखाई देती हैं। बात क्लियर है? नोट करते चले। तो रे ऑप्टिक्स में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट और इमेज की। पूरी रे ऑप्टिक्स में ये बातें हम करने वाले हैं कि चीजें हमें कैसे दिखाई देती हैं और कैसे दिखाई देने का धोखा होता है। दो ही चीजें भाई, हमें या तो दुनिया में चीजें डायरेक्ट दिखाई देती हैं जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, या हमें दिखाई देने का धोखा होता है अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखते हैं, है ना। चश्मा भी इंस्ट्रूमेंट है, यानी जिनको चश्मा लग चुका है वो रियल नहीं देख रहे हैं, वो धोखे में जी रहे हैं। खैर वो जरूरी है क्लैरिटी बढ़ाने के लिए। खैर अभी फिलहाल चश्मे को हम आई का हिस्सा ही मानेंगे, कोई ये दिमाग में न लाए कि चश्मा इंस्ट्रूमेंट है, वरना बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो यार सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात कर लें। ऑब्जेक्ट को हम लोगों दो कैटेगरी में, ये नोट कर लिया भाई, चलो थोड़ा नोट करते जाएं स्पीड बढ़ा के। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट की बात करने वाला हूं, और ऑब्जेक्ट की बातें ज्यादा है ही नहीं। ऑब्जेक्ट दो तरह के हम लोग पढ़ने वाले हैं। डॉट ऑब्जेक्ट, यानी एक डॉट है, चारों तरफ लाइट निकाल रहा है ना। कहीं से भी देखो, कुछ लाइट्स जो रेज जो आंखों में जा रही हैं, उससे आंख डिसाइड करेगी कि ऑब्जेक्ट किस कलर का है। पहली बात, यानी रेज से कलर डिसाइड होता है ना। रेज से कलर डिसाइड होता है, एक बात, केवल कलर ही नहीं डिसाइड होता है, क्या इस रेज का ये जो डाइवर्जेंस है इस आंख के लिए और इस आंख के लिए, क्या रेज का जो डाइवर्जेंस है वो सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। इसमें जो रेज आई हैं वो ज्यादा एंगल से आई हैं और इसमें जो रेज आई हैं वो कम। तो आंख इन भीड़ से ये अंदाजा लगाती है कि कितना दूर या पास है। कैसे? डाइवर्जेंस से। पास आते जाएंगे तो डाइवर्जेंस, यानी हम यहां पे दो डॉट रख दिए जाए तो बता देते कौन पास है कौन दूर है, क्योंकि हमें कुछ तरह की तो सिग्नल मिल ही रहा है। तो ये जो भीड़ रेखी है ना, उसी से हम डिसाइड करते हैं कि पास या दूर। यानी दूसरी बात क्या हो गई, डिस्टेंस का अंदाजा लगता है। रेज से डिस्टेंस का अंदाजा लगता है और कलर का अंदाजा लगता है। और क्या अंदाजा लगता है? क्लैरिटी, सीसीडी, क्लैरिटी, कलर और डिस्टेंस। क्लैरिटी से मतलब क्या है, मैं कहूं कि अगर ये आंख 2 मीटर पे है और ये आंख 4 मीटर पे है, 2 मीटर एक ठीक ठाक डिस्टेंस है भाई, बताओ किस आंख को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी ऑब्जेक्ट को लेके? 2 मीटर। ज्यादा रेज ज्यादा क्लैरिटी। सीधी सी बात है कि हम जिसको साफ देखना हो वो पास लाके देखता है। अगर हमें सुई में धागा डालना है तो हम पास लाके देखते हैं, कितना पास। तो क्या हम बिल्कुल आंख के करीब क्यों नहीं ले जाते हैं? क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है। हमारे आंख की 25 सेंटीमीटर से पास जाने पे क्लैरिटी कम होने लगती है बढ़ने के बजाय, वो दूसरी समस्या है, वो हम आंख के डिस्कशन के समय करेंगे। तो आमतौर पे जब मैं क्लैरिटी की बात करता हूं, स्पेशली ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर के लिए, तो क्लैरिटी किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस ज्यादा होना या कम होना? यार चलो मैं इसको और क्लियर, क्लैरिटी डिपेंड करती इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। अभी ज्यादा लोगों को इंटेंसिटी नहीं पता है, बस ये समझो कि इंटेंस का मतलब ज्यादा लाइट कम लाइट। इंटेंसिटी का लेना देना किससे है? डिस्टेंस से। ज्यादा दूरी मतलब इंटेंसिटी कम। इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, यानी r कम इंटेंसिटी ज्यादा। चलो इंटेंसिटी को मैं आई सिंबल से डिनोट कर दूं, तो एक तरह से मैं कह सकता हूं क्लैरिटी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है और इंटेंसिटी डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, तो क्लैरिटी भी इसी को फॉलो करती है।
है ना। लेकिन ये रूल कब ट्रू है? ये सारे नियम 25 सेंटीमीटर से ज्यादा के लिए ट्रू है। अभी 25 पे कोई बात करे, बताओ 20 और 50 कहां ज्यादा साफ दिखाई देगा, है ना। तो हम इस पे कोई बात ही नहीं कह सकते, इस पे बात नहीं कर सकते। 50 और 1 मीटर पे कोई बात करे, 50 और 100 पे, तो हम बात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि 50 पे ज्यादा क्लियर, 100 पे कम क्लियर। 50 और 20 पे कोई बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वहां पैटर्न कैसे चेंज होता है। क्या बात समझ में आ गई? तो ये मैं अभी किसकी बात कर रहा था? पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब एक डॉट जिससे रेज जनरेट हो रही, और रेज जनरेट होने के लिए उसको रोशनी में रखा होना जरूरी है। तो हम रोशनी में रखा ये मान के चल रहे हैं, वरना ये रे खाएगा तभी तो निकालेगा, ये मान के चल रहे हैं। मतलब कभी भी डॉट ऑब्जेक्ट बोलोगे तो मान के चलना वो रोशनी में रखा है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? दूसरी बात हम लोग करने वाले हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो जब भी यार कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट, तो बना तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से ही है, तो क्या हम उसको बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ मानेंगे और हर पार्टिकल वही काम करता है जो पॉइंट ऑब्जेक्ट कर रहा था? यानी इस किनारे वाला भी यही करेगा, इस किनारे वाला भी यही करेगा, बीच वाले भी यही कर रहे होंगे, मैंने सबको दिखाया नहीं है। क्या हर डॉट हजारों रेज निकाल रहा है कि नहीं? अब सामने अगर कोई आंख है, मान लिया इधर कोई आंख है, तो क्या इस डॉट की भी कुछ रेज मिल रही होंगी, इस डॉट की भी कुछ रेज मिल रही होंगी, इस डॉट की भी? क्या हर डॉट की कुछ ना कुछ रेज इस आंख को मिल रही होंगी? तो जब हर डॉट की रेज मिलेंगी तो हर डॉट इसको नजर आएगा। क्या बात समझ पा रहे? यानी यार अगर मैं कोई बड़ा ऑब्जेक्ट देख रहा हूं तो इसका मतलब हर डॉट की कुछ ना कुछ रेज हमारी आंख में आ रही हैं, लेकिन उसका एक दायरा है जो हमेशा किनारे वाले डॉट से तय होता है। क्या इस लाइन, चलो मैं यहां बना दूं, इस लाइन और इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे से कोई रे आंख को नहीं आ रही होगी? तो क्या जो बाउंड्री वाली रेज है उसने जो एंगल आंख पे सबटेंड किया है, ये जो एंगल है, इस एंगल को हमने एक नाम दिया है एंगल ऑफ विजन। इस एंगल के बाहर का कोई भी रे आंख को नहीं मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं एक बड़ा ऑब्जेक्ट की रेज आंख पे जितना एंगल सबटेंड करती हैं वही क्या है? एंगल ऑफ विजन। क्या ये एंगल ऑफ विजन समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ विजन क्या है? एंगल सबटेंडेड ऑन आई बाई बाउंड्री रेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। यानी ये बात हम किसके लिए केवल कर सकते हैं? केवल एक्सटेंडेड। एंगल ऑफ विजन केवल और केवल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए डिसाइडेड है। और क्या है? बाउंड्री रेज ने आंख पे जितना एंगल सबटेंड किया है वही क्या? एंगल ऑफ विजन। मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डॉट ऑब्जेक्ट पे एंगल ऑफ डाइवर्जेंस की बात करी थी, वो अलग चीज है, उसमें एक डॉट ऑब्जेक्ट ही था। अभी इसमें क्या है? हजारों डॉट ऑब्जेक्ट हैं, सब रेज भेज रहे हैं, लेकिन इस पूरी भीड़ का आखिरी एक ये और एक ये, जितना एंगल सबटेंड करेगा वही क्या है? एंगल ऑफ विजन। क्लियर है भाई? मुझे बताओ, अगर यही आंख इस ऑब्जेक्ट को दूर से देखे या पास से देखे तो एंगल ऑफ विजन में क्या फर्क पड़ेगा? वही रहेगा या बदल जाएगा? यही आंख अगर इधर से देखे तो एक बाउंड्री ये, एक बाउंड्री ये, एंगल क्या हुआ? बढ़ गया। यही आंख अगर दूर से देखे तो एंगल कम हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ रहा है कि ये जो एंगल ऑफ विजन है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना? डिस्टेंस डिक्रीज थीटा, है ना? तो मैं क्या कह सकता हूं, एक्चुअली इसका एक रफ फॉर्मूला बनाना चाहे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर शॉर्ट ऑब्जेक्ट हम लोग थीटा पता है क्या दे देते हैं? हाइट अपॉन दूरी। ये कैसे? सोचो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये आंख है, तो तुमने एक एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? तो ये हो गया एक तरह से क्या? आर्क, छोटा सा दूरी है, तो ये इसकी ऊंचाई क्या हो गई? आर्क, और ये क्या हो गई?
दूरी। ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए एंगल ऑफ विजन ऐसे लिखा जा सकता है, हाइट अपॉन दूरी। तो मुझे बताओ, जैसे जैसे ये दूरी, ये दूरी को मैं कोई और सिंबल दे देता हूं, आर दे देता हूं। क्या बताओ, ये आर बढ़ेगा तो थीटा, यहीं से हम बता सकते हैं आर बढ़ेगा तो थीटा, है ना। तो मैं कह सकता हूं आर इंक्रीज, ये इंक्रीज का सिंबल है, थीटा डिक्रीज। और थीटा डिक्रीज करता है अगर, तो हमें ऑब्जेक्ट वाकई छोटा महसूस होता है। यानी ऑब्जेक्ट का साइज किससे डिसाइड होता है? हाँ, हम जो साइज का अंदाजा लगाते हैं वो किससे लगाते हैं? एंगल ऑफ। हमारा दिमाग इस तरफ से डिजाइन है, इस तरह से डिजाइन है कि एंगल कम होगा तो हमें छोटा ही लगेगा, भले वो सच में एक बड़ी चीज हो। भाई चांद को हम देखते हैं, छोटा है कि बड़ा है? अरे बहुत बड़ा है यार, मतलब अपने अर्थ में इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा जिसको हमने आज तक देखा हो, लेकिन उसका हमें नजर कैसा आता है? भाई हमारा दिमाग कहता है कि बड़ा है क्योंकि लोगों ने बता रखा है, लेकिन हमारा दिल क्या बोलता है? एक देखते ही क्या बोलता है? छोटा है यार, इतना सा लगता है, विश्वास ही नहीं होता। बचपन में कोई कहता बहुत बड़ा है तो विश्वास ही नहीं होता। क्यों? एरोप्लेन जब उड़ रहा होता है तो क्या यकीन होता है कि उसमें 200 लोग बैठे अंदर? तो क्या लगता है, बैठे होते कि नहीं? अब तो सबने बैठ के भी देख लिया कि सही में यार, तो वो नजर कितना आता है? छोटा सा। इसका मतलब हमें साइज का अंदाजा हाइट से नहीं मिलता। हम जो अंदाजा लगाते हैं किसी चीज का, वो किससे लगाते हैं? एंगल से। यानी एक बड़ी चीज दूर से देखेंगे तो एंगल छोटा नजर आएगा, पास से देखेंगे तो एंगल। वही हवाई जहाज जब एयरपोर्ट पे खड़ा होता है तो हमें कैसा नजर आता है? बड़ा। और जब आसमान में उड़ता है तो कैसा नजर आता है? छोटा और कम क्लियर नजर आता है। क्यों? क्योंकि रेज उसकी हमारी आंख में कम हो गई। अरे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लैरिटी वाली बात करी थी कि नहीं? क्या उसमें लिखा हुआ इंडिको हमें नजर आता है उड़ते समय? नहीं। और जब खड़ा होता है तब? क्योंकि यार इतनी रेज हमारी आंख पे नहीं आ रही है कि हम तय कर सके कि वहां लिखा क्या है। बस ये समझ में आता है कि कुछ उड़ रहा है। क्या जनता समझ पा रही है? तो क्लैरिटी कम हो गई दूरी बढ़ने के साथ साथ, और क्या कम हो गया? एंगल। यानी हम जो अंदाजा लगाते हैं वो किससे लगाते हैं? एंगल से। एंगल ऑफ विजन से साइज का अंदाजा। यानी एक चीज पास रखी है तो बड़ी लग सकती है और दूर रखी है तो छोटी। यही चीज अगर दूर होगी तो छोटी नजर आएगी। जितना एंगल ऑफ विजन, अभी ये बॉटल मेरी आंख पे डाल रही है, अगर मैं बहुत दूर से एक बड़ी बिल्डिंग को देखता हूं, हो सकता है उसका एंगल ऑफ विजन इससे भी छोटा हो जाए। क्या बात इतनी समझ में आ गया? रे हम जो अंदाजा लगाते हैं साइज का वो किससे लगाते हैं? एंगल ऑफ विजन से। नोट कर ले। तो हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर ली और दूसरी एक्सटेंडेड। दो ही ऑब्जेक्ट की बातें हैं और बातें हैं ही नहीं। अब तुम कोई कह सकता है सर एरिया वाले ऑब्जेक्ट की बात कर लो, तो भैया एरिया में भी हर डॉट होगा, लेकिन हम लोगों की स्टडी में जनरली दो ही ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, या तो डॉट या तो कोई लाइन ऑब्जेक्ट। एरिया ऑब्जेक्ट की हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ना के बराबर करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। तो ये किसी भी टॉपिक में एंट्री करने से पहले इतनी बातें मैंने इसलिए कर ली हैं क्योंकि ये हर टॉपिक का कॉमन नजरिया है। हर टॉपिक में ये बातें तो आना ही आना है। ठीक है। एक और बात मैं करने वाला हूं, ये नोट कर लिया भाई। तो आगे इमेज की बात हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखो यार, प्लेन मिरर पिछले साल से सिलेबस में हटा दिया गया है, लेकिन प्लेन मिरर कई बार किसी ना किसी क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन में आ ही जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें प्लेन मिरर की करेंगे जिससे दूसरे टॉपिक अफेक्ट ना हो, है ना। प्लेन मिरर से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, और इतनी बातें करेंगे जिससे फालतू पढ़ना भी ना पड़े, इतना पढ़ना भी ना पड़े और हमारा काम बन जाए।
अभी पूरी बातें करने से भी कोई फायदा नहीं कि मैं जबरदस्ती आदमी की इमेज बनाना और बिल्डिंग की इमेज बनाना दुनिया भर के, कोई फायदा नहीं, आया ही नहीं है। और जितनी बातें पिछले साल मैंने बोल दी कि ये आएगा, ये नहीं आएगा, जिसको बोल दिया नहीं आएगा वो नहीं आया है, तो क्या फायदा जबरदस्ती लोड लेने का जब मुझे पहले से पता है कि नहीं आएगा। ठीक है, तो उतनी उतनी बातें हम लोग करेंगे जितनी काम की हैं। और उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, तुम्हें भी बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो सिलेबस में पिछले 3 साल में, मतलब पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले 2-3 साल में जो कुछ भी लिखा आया करता था उसके आधार पे हम जितना पढ़ते थे उसमें से पिछले साल जो जो पॉइंट हटाए गए हैं उनको हटा देना है। कई चीजें अंडरस्टूड होती हैं कि लिखा हो चाहे ना लिखा हो हमें पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, ये भी है। जैसे रोलिंग पिछले साल नहीं लिखा था, बहुत लोगों ने कहा रोलिंग हटा दिया गया है, मैंने कहा हटाया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि रोलिंग पहले कभी नहीं लिख के आता था, पहले भी नहीं लिख के आता था, अभी भी नहीं लिख के आ रहा, तो मैं कैसे कह दूं हटा दिया गया? अगर पहले लिख के आता और अब हटा देते तो मैं कहता वो हट गया। रोटेशनल मोशन लिख के आता है, रोलिंग माना जाता है कि आता ही होगा, है ना। तो जो चीजें पिछले साल के डिफरेंस में हैं वो हटी मानी जाएंगी, और जो चीजें कभी लिख के नहीं आई और क्वेश्चन कभी आ चुके हैं तो इसका मतलब वो चीजें सिलेबस में हैं, उनको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, भले लिखा हो चाहे ना लिखा हो। हर हेडिंग नहीं होती है सिलेबस में, बात समझ में आ रही है? तो उसी के बिहाफ पे हम लोग उतनी ही बातें कर लेते, जिसके बिना रे ऑप्टिक्स ही नहीं चल पाएगी, तो हम कम से कम उतनी बातें तो करें। ठीक है, तो हम लोग रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर से शुरुआत करें। इतनी बातें कॉमन थी जो पूरी रे ऑप्टिक्स के लिए काम की हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अभी तक हम रे ऑप्टिक्स का एक ओवरव्यू देख रहे थे, अभी हम लोग डिटेल में जाने वाले हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर सबने देखा यार, सुबह सुबह सब लोग देख के आते हैं, नहीं देख के आए हो, जरूरत नहीं, अभी बाल बड़े हो जाएंगे तब देखो। ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसा 2D ऑब्जेक्ट है, बट हम ऑन पेपर ऐसा दिखाते हैं, बल्कि ऐसा भी नहीं, हम लोग एक लाइन खींचते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं और उसमें क्या दिखा देते हैं, इस तरह से लाइन दिखा देते हैं। तो ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कोटिंग, और ये दिखाता है स्मूथ सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस। दो वर्ड इसके लिए यूज होता है। जो स्मूथ और पॉलिश्ड है उस तरफ हम अपना चेहरा करके खड़े होते हैं, और पीछे तरफ एक कोटिंग होती है जिससे उसको ओपैक बनाया जा सके, वरना आर पार हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? प्लेन मिरर होता है, ऐसा है, किताबों में ऐसा देखने को मिलेगा। इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। प्लेन मिरर बना ले, बस वही डायग्राम बना ले। मिरर को हम लोग यार दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं, प्लेन और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है स्फेरिकल और प्लेन। परफेक्ट स्फेरिकल मिरर पढ़ना है और प्लेन मिरर पढ़ना है। प्लेन मिरर का मैंने सिंबल ये बनाया है, ये डायग्राम में बना ले। स्फेरिकल तो अभी क्योंकि मिरर का नाम मैंने लिया है तो स्फेरिकल भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि जब टॉपिक आएगा तब कोई दिक्कत ना हो। तो प्लेन मिरर ये हो गया, बना लिया है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक अंदाजा लगाते हैं। सोचो एक बड़ा सा गोला है, अंदर से एकदम हॉलो है, खोखला है, और अंदर से मैंने उसको पॉलिश्ड कर दिया है, कोई एक तरफ से पॉलिश कर दिया है। ये बड़ा सा गोला है, सॉरी उल्टा हो गया, ये गोला है, और उससे ये इतना पोर्शन हम कट करके निकालेंगे। अंदर से खोखला है, स्मूथ है, तो क्या एक तवे जैसा स्ट्रक्चर निकल के सामने आएगा। बड़े से गोले से एक सर्किल पोर्शन ऐसे कट करके बाहर निकाल लिया है ये, ठीक है। तो बाहर से ये पॉलिश्ड है, कोटेड है, और अंदर से कैसा है? स्मूथ है। ये इसका पीछे वाला हिस्सा है, ये इसका आगे वाला हिस्सा है। तो ये तवे के शेप में होगा, सर्किल नुमा। बीच में ये 2D नहीं बल्कि 3D ऑब्जेक्ट है देखा जाए। क्यों? इसमें चौड़ाई है, गहराई है, ऊंचाई है, तो ये 2D नहीं है, 3D ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ऑन पेपर हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे। तो देखा यार, दो संभावनाएं हैं। ये जो अंदर धसा हुआ हिस्सा है ये स्मूथ है, तो ये कौन सा होता है? ये केव वाला। केव मतलब होता है अंदर गुफा वाला। केव वाला हिस्सा स्मूथ है तो कॉनकेव, और उभरा हुआ बाहर वाला हिस्सा है तो कॉन्वेक्स। तो फिलहाल ये कौन सा है? कॉनकेव
बस इतना ही बनाना है, वो सब समझने के लिए चीजें ज्यादा चाहिए, किताबों में कम ही दिखाया जाता है। ये क्या है? कॉन्वेक्स। तो ये हमारे दो स्फेरिकल मिरर हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। खैर, तो क्योंकि इसके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं तो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी बस जान लिया है कि हाँ ये भी मिरर है और वो भी मिरर, और हर मिरर चाहे कोई भी मिरर हो, इनके अलावा भी हम कुछ नए कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। प्लेन और स्फेयर का कॉम्बिनेशन, अजीब सा स्फेयर। तुमने अगर कहीं देखा हो तो कई बार सर्कस में, जू में या फिर कहीं ना कहीं हंसी घर होते हैं अपने आप को देख के खुश होने वाले, देखा है कि नहीं? वो मिरर अजीब अजीब से होते हैं, उसके सामने चले जाओ तो कभी मुंह चौड़ा आ जाता है, कभी पेट बहुत फूला हुआ, कभी पतला सा पेट, बाकी सब फैला हुआ। नहीं, अपने आप को देखा है कभी? नहीं। मोबाइल के ज़माने में ये ओरिजिनल चीज़ें पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कानपुर में जो मोती झील है वहाँ हुआ करता था, और मुझे लगता है कि अब समय बदल गया, टूट टाट गए होंगे सारे, क्योंकि मैंने भी उनको ढलते हुए ही देखा है। सब खराब होने वाले थे, किसी तरह से चल रहा था, 2 रुपये टिकट लगता था। अभी मतलब 10 साल पहले की बात है। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं 17th सेंचुरी की बात 1970 की नहीं। तो कोई भी मिरर हो, सारे मिरर एक ही नियम पे काम करते हैं, है ना? ओके, ये नोट कर लिया है सबने, आई होप, ठीक है। और वो क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एनीवन? हाँ, मेन बात यही कि आई और आर सेम होता है। बाकी उसके दो स्टेटमेंट हैं कि किसी भी मिरर में अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो सबसे पहला काम है तो हमें उस डॉट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। नॉर्मल इज अ इमेजिनरी थिंग, है ना? रे इज अ एक्चुअल थिंग। तो अगर मैं यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, नॉर्मल से मतलब है कि इस सरफेस पे 90 डिग्री पे डाला गया है ना, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो नॉर्मल इस रे और इस रे के प्लेन में ड्रॉ करना होता है। तो मैं कहूंगा तीनों फिर एक ही प्लेन में हो गए कि नहीं, है ना? तो ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, ये पहला स्टेटमेंट है लॉ का। और दूसरा स्टेटमेंट है कि नॉर्मल के साथ इस रे का एंगल और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल वो क्या होता है? सेम होता है। मेन यही पॉइंट है। पहले तो तीनों सेम प्लेन में होते हैं और दूसरा आई और आर क्या होते हैं? सेम होते हैं। बस यही मेन रूल है। एंगल आई और एंगल आर वो बराबर होते हैं। ये एंगल का सिंबल है। ये लॉ किस मिरर के लिए काम करता है? प्लेन या स्फेरिकल? हाँ भाई, क्या नाम तुम्हारा? हर्षित। ये किस मिरर के लिए काम करता है नियम? ऑल मिरर। अब ये दिमाग में प्लेन क्यों बैठा है? क्योंकि हमारे किताब में जब जब ये डेफिनेशन आई है तो प्लेन ही मिरर बन के आया है, इसलिए मैंने प्लेन नहीं बनाया है, तुम जानते हो। कोई भी मिरर हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबके लिए काम करता है। क्या मैंने प्लेन मिरर बनाया है? नहीं बनाया, इसीलिए कि थोड़ा जनरल थॉट लो। और क्वेश्चन पूछने वाला भी ऐसे ही पूछेगा ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ कि बताओ ये नियम वैलिड है फॉर प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और लास्ट में लिखा हुआ ऑल। तो जैसे तुम्हें प्लेन मिलेगा पहला, मेरी खोज पूरी हो गई और पहला आंसर टिक कर दोगे, क्योंकि तुम लोग बस यही देखते हो कि जो तुम्हारे मन में वो कहां है। अच्छा, एग्जाम में सेट करने वाले को पता होता है साइकोलॉजी सबकी, वो पहला ऑप्शन प्लेन ही देगा क्योंकि उसको गलत करवाना है। वो जानता है सही करने वाले को तो मिल ही जाएंगे उसको। उसका टारगेट होता है 25 लाख में से इतने लोगों को रिजेक्ट कैसे किया जाए। 27 थे इस बार, नहीं 27 सुना मैंने, 27 लाख, 3 लाख को इग्नोर मत करो क्योंकि 3 ही लाख सीरियस थे नोट कर लिया भाई लोग? ये लॉ वैलिड फॉर ऑल मिरर लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन कभी ना रहे। ये प्लेन मिरर अकेले के लिए नहीं होता है, चाहे जो मिरर हो। रिफ्लेक्शन होगा तो इसी नियम से होगा, या तो रिफ्लेक्शन ही ना होगा तो अलग बात है। बात क्लियर है? तो चलो, अगर ये बात समझ में आ गई है तो मुझे बताओ
कि अगर किसी प्लेन मिरर में एक रे नॉर्मली इंसिडेंट हुई है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? नॉर्मली इंसिडेंट हुई है मतलब सरफेस के साथ 90 डिग्री पे, जीरो सही आंसर है। नॉर्मली का मतलब होता है कि सरफेस के साथ 90 डिग्री, लेकिन हमें एंगल कहां से देखना होता है? नॉर्मल से। तो बता नॉर्मल के साथ तो वो एंगल जीरो ही हो गया, जीरो हो गया तो जीरो से आया है तो जीरो से वापस जाएगा, है ना। तो व्हेन अ रे फॉल नॉर्मली रिफ्लेक्ट नॉर्मली, और इसका मतलब ये नहीं कि 90 डिग्री, आई भी जीरो है ना, फॉल नॉर्मली। तो नॉर्मली का मतलब क्या है? नॉर्मली का मतलब है नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मली का मतलब है अलोंग द नॉर्मल और अलोंग द नॉर्मल। तो इस केस में क्या I बराबर R बराबर क्या होगा? 0 डिग्री। ये ध्यान रखना है, 90 डिग्री तो है मगर नॉर्मल के साथ नहीं है। किसके साथ है? हमें एंगल किसके साथ लेना होता है? नॉर्मल के साथ। तो मुझे बताओ अगर मुझे किसी का एंगल, चलो अभी क्वेश्चन में ऐसे पूछूं, एक रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सरफेस के साथ क्या होगा? हाँ, तो ऐसे कंफ्यूज करने को बोल सकते हैं, जरूरी नहीं बिल्कुल सटीक बात की जाए। अगर नॉर्मल के साथ 30 डिग्री है तो सरफेस के साथ 60 होगा, तो रिफ्लेक्टेड का भी नॉर्मल के साथ 30 होगा, सरफेस के साथ 60 डिग्री होगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो ये कंफ्यूजन कभी भी किया जा सकता है कि एंगल हमेशा हमें, नियम जो है I बराबर R होता है और बचा हुआ एंगल बराबर बचा हुआ एंगल होता है। ये भी एक सत्य है, ये तो बन ही गया ना यार। बता, अच्छा सरफेस के साथ ये एंगल 90 माइनस I है तो ये एंगल सरफेस के साथ क्या है? 90 माइनस R। तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे, ये अंडरस्टूड है, बात क्लियर है। तो क्वेश्चन पढ़ते समय अलर्ट रहना है क्योंकि राइटर को तुम्हारी साइकोलॉजी पता है, पूरी तरह से पता है कि कुछ भी तुम लोग इधर उधर बोल सकते हो। क्लियर है? तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लॉ सबने समझ लिया है। एक नाम आता है डेविएशन। ये डेविएशन शब्द जरूरी नहीं है लाइट के लिए यूज किया जाए। डेविएशन जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो एक चार्ज के लिए भी यूज होता है, मैग्नेटिक फील्ड पार करके उसने कितना एंगल टर्न किया। तो डेविएशन का मतलब होता है कोई भी चीज जिस रास्ते जा रही थी उस रास्ते से कितना भटक गई, कितना भटक गई वो एंगल। तो एंगल जितना वो टर्न कर गया अपने ओरिजिनल रास्ते से। तो मुझे बताओ ये एंगल ऑफ डेविएशन है अल्फा या ये एंगल ऑफ डेविएशन है बीटा? या ये एंगल ऑफ डेविएशन है गामा? हाँ, कौन है? तो देखो यार, जब भी हमें डेविएशन तय करना हो तो सबसे पहले टेल से टेल डायग्राम बनाओ। कौन सा डायग्राम? टेल टू टेल। टेल टू टेल मतलब कि इसका मोशन पहले ऐसा था, इसका मोशन अब कैसा हो गया? ऐसा, तो ये बन गया टेल से टेल। ये सही डायग्राम नहीं। तो जो ये एंगल आएगा यही क्या एंगल ऑफ, चलो इसको सिंबल बदलते, ये इसका सिंबल होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ये डेल्टा, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। तो एंगल ऑफ डेविएशन हेड टू टेल डायग्राम से तय होता है या टेल टू टेल? टेल टू टेल डायग्राम से तय होता है। क्लियर है? चलो मुझे जल्दी से बताओ, एक रे ऐसे डाली है, ऑब्वियसली ऐसे गई हुई, इसका एंगल ऑफ डेविएशन कॉपी पे लिखना है, बोलना नहीं है। डायग्राम बनाओ और एंगल ऑफ डेविएशन दिखाओ। पहले इतना नोट कर लो, इसको बना के मुझे दिखाओ। नोट करते जाओ प्रॉपर, कोई जल्दी नहीं है, बोलना नहीं भाई।
हो गया? पक्का सोच लो। यस, और सोचो दोनों लोग। मैं 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ताकि 3 क्वेश्चन पूछता हूं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एंगल विद सरफेस क्या है, और तीसरा है एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। 3 क्वेश्चन है मेरे, तो और क्लैरिटी आएगी, शायद तुम ही लोग अपना जवाब खुद ही ढूंढ लो। ठीक, हाँ, सरफेस के साथ रिफ्लेक्टेड रहेगा, सब कुछ रिफ्लेक्टेड। एंगल ऑफ डेविएशन पे और विचार करें थोड़ा सा। चलो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? मुझे बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 30। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? यही तो लॉ पढ़ा है हमने, ये बदल कैसे गया? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ गया? 30 डिग्री। ये 30 ही होगा भाई, डायग्राम खराब बना है इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। और एग्जाम वाले भी डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं ताकि बहुत ऑब्वियस ना लगे। वो नापने का मौका थोड़ी देंगे, वो तो थ्योरी के हिसाब से चलेंगे। कितना? 30। कोई दिक्कत है यार इस पर? तो यही तो लॉ पढ़ा है यार अभी, इसमें मैं और बीच की क्या बात बता दूं? एंगल विद द सरफेस, ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड का पूछा है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसका सरफेस के साथ कितना एंगल हुआ? भाई ये 90 है, ये पूरा, तो ये कितना हो गया? 60। कितने लोगों ने कर लिया यार? ये यही किया है, दूसरा आंसर 60 हो गया। चलो, अब तीसरी बात पे आ जाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यार एंगल ऑफ डेविएशन के लिए ये डायग्राम क्या टेल टू टेल है? नहीं। तो टेल टू टेल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? पहला एरो ऐसा है जो कि यहां से 30 पे है ना, ये रिफ्लेक्टेड वाला है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड वाला। और इंसिडेंट वाला ये इसको खिसका के इधर ले आते हैं, जैसे पिछली बार मैंने इसको खिसका के इधर बनाया था कि नहीं, इसको खिसका के यहां ले आओ। भाई उसको टर्न नहीं करना, बस खिसकाना है। ये भी अपने नॉर्मल के साथ कितने पे था? 30 पे। तो एंगल ऑफ डेविएशन इन दोनों के बीच का एंगल होता है कि नहीं? कितना होगा? मैं देख के पूछ रहा हूं, अभी कोई रूल मत लगाओ, रूल तुम बनाओ यार। मैं तो चाहता हूं रूल तुम लोग बनाओ, ताकि जब जब भूलो तो रूल फिर से बना लो। मैं रूल पढ़ा के आंसर निकलवाने में भरोसा नहीं कर रहा हूं, तुम्हें यह समझ में आना चाहिए रूल कैसे काम कर रहा है। तुम एक स्टेप पीछे जाओगे तो फिजिक्स बहुत छोटी हो जाएगी। देखो यार, कुछ चीजों से ज्यादा चीजें निकलती हैं, ज्यादा चीजों से बहुत ज्यादा चीजें निकलती हैं, तो हम बहुत ज्यादा चीजों के लेवल पे भरोसा नहीं कर सकते, उससे एक स्टेप पीछे जाएंगे तो बहुत कम में काम चल जाएगा। तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि रूल कैसे काम करता है। तो ये आंसर कितना आ गया, जनता देखे कितना आ गया? भाई ये पूरा 180 है, में से आई घटा दो, आर घटा दो। चलो इधर देखो जरा, मैं इसी इसी यहीं पे दिखाता हूं। क्या बताओ, ये रास्ता था, ये पूरा एंगल कितना है? 180। 180 में से ये आर घटा दो और ये आई घटा दो, ये बराबर है कि नहीं है? तो 180 में से, इस 180 में से ये घटा दो आर, और ये घटा दो जो आई के बराबर है। तो आई और आर तो बराबर ही है, अलग अलग क्यों बोले? तो 180 में से आई घटा दो और आई घटा दो, दो आई घटा दो। क्या जनता समझ पा रही है? ये आंसर 120 डिग्री है, क्योंकि 180 में से 30 घटाओगे तो कितना? अब मैं इसका फॉर्मूला तुमसे लिखवाना चाह रहा हूं, बता यार फॉर्मूला डेविएशन का क्या बन गया? 180 माइनस 2i, ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं? और फॉर्मूला तुम्हें समझ आना चाहिए कि ऐसे कैसे आया है, ताकि थोड़े बहुत कोई चेंज करे तो तुम्हें समझ में आ जाए।
हाँ, प्लेन मिरर से है, वो भी अभी सिंगल रे, अभी डबल रिफ्लेक्शन नहीं है, एक मिरर है, एक ही रिफ्लेक्शन है। कोई दिक्कत है इस पे? चलो नोट कर ले। अच्छा, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दिमाग में आया है इसलिए, इसको नीचे कहीं नोट भी कर सकते हो। मैंने एक रे को यहां से 30 डिग्री पे डाला है, ठीक है, 30 डिग्री पे, इसका यहां रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, कितना डेविएशन हुआ? 120। फिर यहां रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है इस रे और इस रे में, यानी दो रिफ्लेक्शन के बाद कितना डेविएशन हुआ? दो रिफ्लेक्शन के बाद कितना डेविएशन हुआ? दिख रहा है कि नहीं? देखो, ये अपने नॉर्मल के साथ 30 पे है, तो ये भी तो अपने नॉर्मल के साथ 30 पे है। अब तुम सोच के देखो कि एक रे ऐसे बनाओ और एक रे ऐसे बनाओ, ये भी अपने नॉर्मल से 30, ये भी अपने नॉर्मल से 30 है, तो ये दोनों आपस में कैसी हो गई? पैरेलल हो गई, तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अब यार ये क्रिएटिविटी है, कब किसके दिमाग में क्या आ जाए कोई नहीं जानता, ये अभी अभी मेरे दिमाग में आया तो ये क्वेश्चन बन गया। देखो यार, कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड है, क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है, पता नहीं कब कोई कैसे पूछ ले। अगर तुम्हें दिखता है सब कुछ तो तुम ऑन द स्पॉट अपने दिमाग में झांक के आंसर निकाल लाओगे। हो सकता है तुमने वो सिचुएशन पहले कभी ना देखी हो, है ना। कनेक्ट करना है मेन, क्या समझ आ रहा है कैसे काम करा भाई? एक बार यहां रिफ्लेक्शन हुआ, अगर ये 30 पे गिरा है तो ये भी तो 30 पे जाएगा, फिर लौट के 30 पे आएगा, तो यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया? आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन डेविएशन कितना हो गया? 0 डिग्री। ये डायग्राम, ये रे और ये रे बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के। तो अभी मैंने यार सिंपल डेविएशन बताया है, एक रे डाली, उसका डेविएशन क्या होगा, इतनी बात। ये हटा दें। मुझे बताओ, एक मिरर में मैंने अगर कोई रे 20 डिग्री पे डाली है तो रिफ्लेक्टेड भी किस में होगी? अगर मैं इसको घुमा के 60 डिग्री कर देता हूं तो रिफ्लेक्टेड भी 60 पे जाएगी, ये भी 60 पे, तो ये भी 60 पे जाएगी। पता है मैंने इस रे में कितना फर्क डाला, कितने डिग्री का? 40 डिग्री का। तो बताओ रिफ्लेक्टेड में कितना फर्क पड़ गया, है ना। मेरा मतलब है क्योंकि I बराबर R होता है तो I का चेंज डेल्टा I और R का चेंज डेल्टा R सेम होगा कि नहीं? ये बात सबको समझ में आ रही? यानी चलो ये, यानी चेंज इन डेल्टा I डेल्टा R सेम होगा, एक बात। दूसरी बात, डेविएशन में क्या फर्क आएगा? अगर पहले डेविएशन 20 के हिसाब से था, अब किसके हिसाब से होगा? अब 60 के हिसाब से। तो 20 के हिसाब से डेविएशन कितना था? 140 था, और अब कितना बचा? 60 बचा, यानी 80 का फर्क आया। यानी अगर I में फर्क पड़ा है, चलो मैं डेविएशन का फॉर्मूला बताता हूं। डेविएशन का फॉर्मूला 180 माइनस 2I था, तो डेल्टा डेविएशन, डेल्टा डेविएशन का मतलब डेविएशन में फर्क, वो कितना होगा? इसका फर्क, ये तो 0 हो गया, फिक्स चीजों में कोई अंतर नहीं आता, -2 डेल्टा I। इसका मतलब क्या हुआ? I में जितना फर्क पड़ा है उसका डबल फर्क पड़ा। दूसरी बात, ये अगर किस सेंस में गया है, मान लिया ये एंटी क्लॉकवाइज गया है, तो ये कैसा गया है?
ये भी देखे जरा, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज गया है तो ये कैसा गया है, तो माइनस ये बता रहा है। डेविएशन में कितना फर्क पड़ा, दुगना फर्क पड़ा। पहले डेविएशन कितना था रेड वाले केस में 140, और अब डेविएशन कितना हो गया होगा 80 डिग्री। भाई 60 का दुगना 120 घटा दो 180 में से। दो क्वेश्चन हो सकते हैं यार, बताओ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस में 40 डिग्री का फर्क पड़ा है, फर्क डेल्टा का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ आई कितना है 40 डिग्री, तो डेल्टा आर भी कितना होगा 40 डिग्री। एक क्वेश्चन, डेविएशन में कितना फर्क है, डेविएशन में कितना फर्क है, डबल का फर्क है। यानी अगर रे 40 डिग्री घूमी है तो डेविएशन का फर्क कितना है 80 डिग्री। ये चीज ऑन द स्पॉट समझने की है यार, बहुत ज्यादा मेमोराइज करके मत समझो, बस तुम ये समझो कि कैसे मैं समझा रहा हूं, इस पे ध्यान दो। क्योंकि अगर याद रखने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है वो ऑन द स्पॉट समझ में आती है। तो तुम बस ये समझो मैं कैसे बता रहा हूं यार, ये एग्जाम्पल साफ दिख रहा है यार, 20 का 60 हुआ तो यहां भी 20 का 60 हुआ, 40 का फर्क इधर तो 40 का फर्क इधर, आई में आर में। डेविएशन में कितना फर्क हुआ, तो यार सोचो पहले डेविएशन था 180 माइनस 2 इंटू 20 यानी कितना था 140 डेल्टा 1, और नया डेविएशन कितना हो गया, ये आ गया 80 डिग्री। बताओ इन दोनों में कितना फर्क पड़ा। तुम जब भूलो तो यार ऐसी एग्जांपल लेके अपना आंसर जस्टिफाई कर सकते हो। बताओ पहले 140 था अभी 80, कितना फर्क पड़ा 120, ये 60 आएगा, हाँ कितना फर्क पड़ा 80 का फर्क पड़ा। तो डेविएशन में चेंज इन डेविएशन, चेंज इन डेविएशन कितना फर्क है 80 डिग्री का। तो अभी मैंने क्या रे घुमाई थी, रे घुमाई थी, अब मैं क्या घुमाने वाला हूं, मिरर घुमाने वाला हूं। अभी मैंने रे घुमाई थी, अब मैं क्या घुमाने वाला हूं, मिरर। रिजल्ट तब भी सेम आएगा, मैं इसको दिखा के समझा रहा हूं, उसके बाद नोट करना। पिछला नोट कर लिया भाई, पिछला नोट कर लिया। ये एक मिरर है, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, और ये क्या है नॉर्मल। अगर मैं मिरर को इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराऊं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अबाउट ही रोटेट कराना है, मान लिया ऐसे मैंने घुमा दिया, ये कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, रे वही है, मिरर घूम गया है। तो बता यार मिरर घूमेगा तो उसका नॉर्मल भी तो घूमेगा, और नॉर्मल घूमेगा, अगर मिरर घूमेगा नॉर्मल घूमेगा तो आई बदल जाएगा, तो आर भी बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं। अच्छा आई में कितना फर्क आया, अगर ये थीटा घूमा है तो आई माइनस थीटा हो गया, आई माइनस थीटा हो गया, तो आर भी क्या हो गया, तो फर्क कितना पड़ा। अच्छा चलो, पहले दोनों के बीच का गैप कितना था, आई और आई, और अब दोनों के बीच में गैप कितना है, आई माइनस थीटा, आई माइनस थीटा, यानी यहां से भी थीटा कम, वहां भी थीटा कम, तो इन दोनों में फासला एंगल का कितना होगा 2 थीटा का। ये चीज किसी को दिख रही कि नहीं, पहले दोनों के बीच में आई का गैप था यानी 2i था, अब यहां भी थीटा कम हो गया है और यहां भी थीटा कम हो गया, तो यहां उसका डबल फर्क हो गया कि नहीं, कितना 2 थीटा। तो ये तो अभी मैंने रे वाले केस में भी समझा था, चाहे रे थीटा घूमे चाहे मिरर थीटा घूमे, डेविएशन में कितना फर्क पड़ा 2 थीटा। इफेक्ट ऑन डेविएशन कितना होगा 2 थीटा, मैं वहीं लिख रहा हूं यार, इफेक्ट ऑन डेविएशन कितना होगा, इफेक्ट ऑन डेविएशन इज 2 थीटा, जहां थीटा क्या है एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर, चाहे मिरर घूमे तो भी चाहे रे घूमे तो भी, यही है कि नहीं। लेकिन यहां एक बात है यार, पिछली बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला मामला था, इस बार सेम सेंस में है, ये चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं। पता, अच्छा मिरर क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज, और रे भी
एंटी क्लॉकवाइज, ये फर्क है यार। तो मैं कह सकता हूं यार इसका आंसर है 2 थीटा इन सेम सेंस ऑफ रोटेशन, सेम सेंस ऑफ रोटेशन। यार ये मैं लिख रहा हूं, मार्क कर रहा हूं, एक बात है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में पिक्चर होगा तो तुम रिकवर कर लोगे। ये पॉइंट्स रटने की जरूरत नहीं है। तुम खुद सोचो यार कि जब इस तरफ रे घूमी है तो नॉर्मल के साथ एंगल कम हुआ होगा, तो उधर भी घूमना चाहिए। नोट कर लिया है? तो अभी मैं जितनी भी बातें कर रहा था, एक सिंगल मिरर लेके बातें कर रहा था, जितनी बातें हो सकती थी सारी कर ली। अब मैं कर रहा हूं 2 मिरर लेके, एक मिरर और दूसरा मिरर एक दूसरे से कुछ एंगल पे है ना, थीटा एंगल पे दोनों इंक्लाइंड हैं। और अब किसी रे का एक नहीं बल्कि डबल रिफ्लेक्शन होने वाला है। पहले मिरर 1 से और फिर मिरर, पहले यहां रिफ्लेक्शन हुआ है और फिर यहां रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। ये रे जा रही थी और ये रे लौटी है, ये रे इंसिडेंट हुई थी और ये रे रिटर्न हुई है। इसमें एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इसका भी एक फॉर्मूला है, एक्सप्लेनेशन भी है, बट अब एक्सप्लेनेशन थोड़ा दूर की चीज है, इसलिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं, एक्सप्लेनेशन समझा देता हूं, ठीक है। लेकिन एक्सप्लेनेशन अब थोड़ा दूर की चीज है। आंसर क्या है, 360 माइनस 2 थीटा। ये जो आंसर है इसमें थीटा क्या है, एंगल बिटवीन 2 मिरर्स। ये आंसर 360 माइनस 2 थीटा आया है। और बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ये एंगल अल्फा कितना है, इस पे आंसर डिपेंड, यानी अल्फा में 30 रखूं तो भी यही आंसर आएगा, अल्फा में 40 रखूं तो भी यही आंसर है, अल्फा कुछ भी रखूं आंसर सेम आएगा। खैर ये बात थोड़ा देर के लिए हजम नहीं होती, मैं इसको प्रूव कर दूंगा तो हजम होगी, हालांकि प्रूव इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए जरा, ये अल्फा है तो ये कितना होगा, अल्फा होगा। यहां मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं, यहां भी तो रिफ्लेक्शन हुआ है, थोड़ी देर के लिए मैं एक नया सिंबल इन्वॉल्व कराता हूं, बीटा। अगर ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा। अच्छा ये जो एंगल पूरा है इसमें इतने एंगल को मैं देख पा रहा हूं, ये एंगल एक लाइन वाला है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 180, और इतना एंगल को गामा लिख देता हूं। क्या बता, हमारा जो डेविएशन है टोटल उसमें 180 और गामा शामिल है कि नहीं। यार हमारा जो डेविएशन है सबको दिखना चाहिए, इतना 180 है और इतना गामा है। अगर किसी तरह से हम गामा ला पाए तो डेविएशन आ जाएगा। अच्छा गामा लाना किस में है, थीटा में, तो हमें कोशिश करना है गामा थीटा से रिलेट हो, क्योंकि आंसर हमें पता है, नहीं भी पता है तो यही करना है,
कि गामा को हमें थीटा से रिलेट करना है। तो अब रिलेट कैसे करें? क्या इस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तीनों एंगल का सम क्या होता है, कितना 180 होता है कि नहीं? लेकिन अभी भी क्या गामा थीटा से रिलेट नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, बताओ ये एंगल कितना होगा यार, ये थीटा है, मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? ये नॉर्मल है ना भाई? नहीं भाई, ये अल्फा है, ये 90 है, ये तो 90, और ये क्या? अब मैं अल्फा बीटा और थीटा रिलेट कर सकता हूं, तीनों एंगल का सम फिर से कितना होगा, 90 माइनस अल्फा 90 माइनस बीटा मिला के कितना हो गया? क्या ये 90 90 180 हो गया, इससे कट गया भाई, उस तरफ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ थीटा का आंसर, सॉरी अल्फा का आंसर क्या, बीटा का आंसर क्या आ गया? बीटा का देखो, बीटा उधर ले जाओ, नो बीटा उधर ले जाओ तो थीटा माइनस अल्फा आएगा कि नहीं? फिर दोनों को पलट दो, क्या इसमें कोई दिक्कत है? हमें बीटा ही चाहिए था। देखो जरा, बीटा मैं यहां रखने वाला हूं, गामा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। देखो जरा, ये 2 अल्फा प्लस का है और ये 2 अल्फा, भाई 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? तो गामा कितना आ गया 180 माइनस ये 2 थीटा उस तरफ चला गया है, दिख रहा है कि नहीं? और अब ये गामा उठा के हम यहां रख देते हैं, कितना आ गया? तो यार एक इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई है, तीनों सम 180, और एक इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई तीनों से 180। मैंने यहां से बीटा उठा के यहां रख दिया है तो गामा आ गया, और गामा उठा के यहां रख दिया तो क्या आ गया? डेविएशन आ गया। क्या इस आंसर में अल्फा कट ही गया? आया अल्फा क्या? यानी आंसर ना अल्फा पे डिपेंडेंट है ना, तो डेविएशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी अगर मैं यहां ये एंगल फिक्स कर दूं, चलो मैं कहता हूं, चलो थीटा बराबर 60 डिग्री के लिए, चलो 50 डिग्री के लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? जल्दी बताएं, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? मैं क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछ रहा हूं, अलग तरीके से। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, पूरा क्वेश्चन देखें। एंगल मिरर के बीच में 50 है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो डेविएशन कितना होगा? 360 माइनस 2 थीटा कितना आ गया? तो इसका क्या, उस पर डिपेंड, यानी अगर कभी कोई तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए फालतू का एक्स्ट्रा डेटा दे भी तो तुम्हें क्लैरिटी होना चाहिए कि यार इसका कोई काम। कभी कभी ऐसा भी करते हैं, ऐसा अब बहुत कम होता है लेकिन ऐसा भी करते हैं, एक्स्ट्रा डेटा दे देते हैं ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। तुम्हें आंसर सब पता है, तुम्हें ये आंसर बड़े आराम से पता है 360 माइनस 2 थीटा होता है, लेकिन कंफ्यूजन क्या हो जाता है, ये थीटा कौन वाला है? तो तुम्हें जो ही थीटा मिलता है तुम वो डाल देते हो। अगर 2 थीटा दे दिए तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये थीटा कौन वाला है? मिरर के बीच वाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता। यानी अगर मैं कर दूं थीटा 50 डिग्री है और अल्फा यानी 30 की जगह 40 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, बताओ आंसर क्या आएगा? अभी भी डेविएशन 260 ही आएगा, क्योंकि अल्फा बदलने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? यार ये दो राइट एंगल्ड मिरर हैं, ठीक है, मैंने यहां एक रे 30 डिग्री पे डाली है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? जल्दी बताएं।
यहां कोई क्लियर है, कोई दिक्कत है इस डिस्कशन में? यहां कुछ नोट करना है? नहीं नोट करना है? चलो नहीं क्या 120 डिग्री होगा। इसका डेविएशन का आंसर क्या होगा? तो यार अच्छा क्वेश्चन बन गया, मैं तो आसान समझ रहा था। 120 डिग्री होगा सर, वो तो हिट तो एक ही मिनट में कर लेगा। चलो ये रे ऐसे पड़ी है, इसका डेविएशन क्या होगा? 180 माइनस 2। यार ये बताओ, क्या ये रे यहां से टकरा के लौटेगी फिर इसमें पड़ेगी नहीं? क्या पड़ेगी? तो आखिरकार रिफ्लेक्शन तो यहां भी होगा। तो ये मत मानो कि इसका एक रिफ्लेक्शन होना है, ये तो दिमाग से हटा ही लो भाई। दो मिरर है तो दो रिफ्लेक्शन होंगे। अब बताओ, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन ही पूछ रहा हूं, 180 डिग्री कितना आएगा? 360 360 माइनस 2 थीटा 180 डिग्री। माइनस ट्वाइस इंटू थीटा बराबर थीटा कौन सा, 30 या 90? 90। तो ये कितना आ गया? बात क्लियर है? दो मिनट दिए हैं तो दोनों का वो मानना होगा। मानना ही है यार, 2 मिनट क्यों दिए हैं? 180 इसका आंसर है, सही है, कोई दिक्कत है? चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सब कुछ सीखने के बाद, इतना सब जानने के बाद काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों का। पूरी लैंग्वेज नहीं है क्या यार इसमें? हम्म चलो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। ये सिंबल किस चीज का है? 90 डिग्री का है ना, एज शोन इन द फिगर। ये डायग्राम दिया है, लैंग्वेज पढ़ो और मुझे आंसर बताओ, या बताना नहीं है, हाथ उठाना है। पहले पढ़ लें, समझ लें। ये डायग्राम है यार, ये हमारी इंसिडेंट रे है। हाथ उठाना है। सिस्टमेट तो ये डायग्राम गलत हो गया फिर। ओके और लाइट, हाँ सही तो है। हॉरिजॉन्टल मिरर है, एक वर्टिकल मिरर है। ओके तो क्वेश्चन पूछा है कि ये जो रे टकरा के बाद में लौटेगी वो इसके पैरेलल होगी। अच्छा ये पैरेलल, एक्चुअली में पैरेलल का मतलब, पैरेलल का मतलब पैरेलल हो ही नहीं सकता है। इनके बीच में 0 डिग्री एंगल नहीं है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, लेकिन क्या बताओ, एक आने वाली और एक जाने वाली है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो पैरेलल इसको भी कहेंगे, क्योंकि रे का कोई तीर थोड़ी होता, तीर तो हम अपने हिसाब से बनाते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, मुझे आंसर बताना है हाथ उठा के। 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई ऑप्शन तुमने बताया गया? चलो और कोई? मतलब ये मैंने दिया ही इसीलिए है ताकि लोग गलत करें, मैंने इसलिए नहीं दिया है कि सही करें, कुछ सही तो सिखा दिया मैंने। सर मुझे कोई सा नहीं लग रहा, वरना सेकंड हो सकता है। बताएं, देखो नॉलेज एक चीज है, वो क्वेश्चन पेश करने का तरीका कितना गंदा हो सकता है उसकी मैं लिमिट दिखा रहा हूं। सब कुछ आने के बाद भी लोग क्रिएटिविटी के आगे सरेंडर कर देते हैं। कुछ भी ऑल ऑफ दीज हो सकता है, ऑल ऑफ दीज बहुत सिंपल था ये सर, ऑल ऑफ दीज है इसका आंसर 100%।
चलो 60 वाले हाथ उठाएं, 45 वाले हाथ उठाएं, 30 वाले हाथ उठाएं, ऑल ऑफ दीज वाले हाथ उठाएं। सर ऑल ऑफ दीज होगा, ऐसे बोलने से रवि समझ नहीं आया। हाँ समझो पहले, अभी समझ रहे हैं वाले हाथ उठाएं, अभी समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि बताओ थीटा कितना हो कि ये और ये पैरेलल हो जाए। मतलब ही नहीं है, ऑल ऑफ दीज होगा, थीटा सेम होगा ना, तभी तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। थीटा से मतलब ही नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ये पैरेलल हो सकते हैं, पहली बात तो ये जो उन्होंने लिखा है ये पैरेलल नहीं है, ये एंटी पैरेलल है, क्योंकि एक आई है तो दूसरी गई है। तो ये पैरेलल वर्ड लिखा जरूर है, लेकिन पैरेलल इस सेंस में नहीं लिखा कि एक ही तरफ है, भाई एक आई है तो एक गई होगी। चलो इतना मैंने क्लियर कर दिया, अब सोच ले, अभी भी मौका है। ऑल ऑफ दीज सर, उसे लेना क्या लेना उसे, थीटा। चलो मुझे बताओ, अगर ये और ये पैरेलल हैं तो इनके बीच में कितना एंगल है? एंटी पैरेलल 180 डिग्री। फिर एक ऐसे आई है और एक ऐसे गई है, कितना एंगल है? 180। चलो इसका मतलब इनका ये 180 डेविएशन है ना, टेल टू टेल। भाई ऐसे आई है ऐसे गई है तो उसका डेविएशन कितना हो गया? कहां दिया है? मतलब इन्होंने जो ये बात लिखी ना, अ रे इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल मिरर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ रे इमर्जेस पैरेलल टू इनकमिंग रे, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब डेविएशन कितना है? 180 डिग्री। बस मैं तुमसे पूछ रहा हूं है कि नहीं। अच्छा तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? 180 माइनस 2 थीटा। तो ये वाला थीटा या ये वाला थीटा? 90 वाला, 90। भाई हमने तो यही पढ़ा है एंगल मिरर के बीच का, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसको थीटा नाम देने से तुम वो थीटा थोड़ी लिख दोगे। कितना? 90। तो इस सॉरी 360 माइनस 360 माइनस, तो 360 माइनस 180 कितना आ गया? तो अभी तक मैंने लाया क्या इतनी देर में? डेविएशन। तो वो तो वैसे ही क्वेश्चन में लिखा था कि डेविएशन पैरेलल है। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये डेविएशन का आंसर इसके बदलने से, ये डेविएशन का आंसर बदलेगा या वही रहेगा? अभी तो मैंने पढ़ाया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलने से डेविएशन, चलो मैं कह रहा हूं ये 30 डिग्री है तो डेविएशन कितना आएगा? अगर ये 45 डिग्री है तो डेविएशन कितना आएगा? 60 डिग्री है तो डेविएशन कितना आएगा? तो इसका मतलब इसका पैरेलल होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस से कोई लेना देना नहीं है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। हाँ जस्ट अ मिनट, क्या 60 पे ये पैरेलल नहीं होगा? 30 पे ये पैरेलल नहीं, सब में पैरेलल होगा, क्योंकि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। हाँ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। भाई इस थीटा का कोई काम ही नहीं है डेविएशन के लिए। अच्छा डेविएशन उन्होंने खुद दे दिया है, ये भी एक चीज है, खुद देने से लगता है कि कुछ तो हम करें, हम तो कुछ किए नहीं। देखो ठीक है, बीच बीच में ऐसी बातें मैं इसलिए करता हूं कि तुम अपने दिमाग पे थोड़ा सा और कॉन्शियस होने का प्रयास करो। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब इतना गंदे तरीके से पूछा जाए नहीं आएगा, बट ये लिमिट है, एक आध क्वेश्चन 50 में से आ जाए। रे ऑप्टिक्स में ही ऐसा क्वेश्चन आ जाए जरूर नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस जो तुम कर रहे हो ना, ये किस टॉपिक में काम आ जाए कोई नहीं जानता है। तो तुम्हारी एक स्किल डेवलपमेंट फिजिक्स में जरूरी है, नॉलेज जरूरी है, और मेरा मानना है कि नॉलेज के साथ अगर स्किल डेवलप नहीं हो रहा है तो तुम फिजिक्स का अल्टीमेट गोल अचीव नहीं कर पाओगे। केवल नॉलेज या इंफॉर्मेशन से फिजिक्स चलती ही नहीं है। दो चीजें मैंने बताई, वो स्किल कैसे डेवलप होती है? टेस्ट के दौरान, एग्जाम के दौरान, और क्लास में इस तरह के क्वेश्चन करने के दौरान, कि हम अपने आप को एनहेंस कर रहे हैं, जितना सोचते हैं उसके बियॉन्ड जाके सोचने का कोशिश करते हैं, है ना। मतलब राइटर की एक बारीक से बारीक बात, मतलब जो कि वकालत में जितनी वकालत हम बाल की खाल निकालते हैं उससे ज्यादा फिजिक्स में निकालना पड़ती है, फिजिक्स में निकालना पड़ती है। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर एग्रीमेंट वगैरह साइन किए हैं, तो मुझे समझ आया यार कि एग्रीमेंट तो बड़ी आसान चीज होती है। क्यों? जैसे हम लोग यहाँ बाल पे खाल निकालते हैं, उसकी एक एक स्टेटमेंट बड़ा सोच समझ के लिखना पड़ता है, वैसे ही वहां लिखना पड़ता है। फिजिक्स बेटर साइड है, ऐसा भी नहीं, फिजिक्स बेटर साइड है, इसमें और ज्यादा बारीक सोचना पड़ता है। तो मुझे लगा कि यार ये काम अब मैं ये भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। खैर लॉ पढ़ाने का मेरा कोई इरादा नहीं। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि क्या क्या जरा सा घुमाव कर दिया इन्होंने?
इन्होंने डेविएशन पूछा ही नहीं है, सबसे बड़ा घुमाव ये कर दिया। इन्होंने कहा पैरेलल है, और वो पैरेलल का मतलब भी पैरेलल नहीं है, क्योंकि पैरेलल तो संभव ही नहीं है। तो 180 का डेविएशन होगा, ये बात इन्होंने खुद ही बता दी है। अब इन्होंने पूछा बताओ अल्फा कितना हो कि ये 180 का डेविएशन हो जाए, कुछ भी हो। अच्छा मैं शो कर सकता हूं, बताओ ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, देखो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये पता है कितना होगा थीटा। अरे देखो एक थीटा, एक 90 माइनस थीटा, एक 90, तीनों मिला के 180 हो रहे हैं कि नहीं, देख लो आराम से। अब ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, अरे भाई नॉर्मल के इधर इधर का सीन सेम होता है सरफेस के साथ, अगर ये थीटा। अब मुझे बताओ एक रे वर्टिकल के साथ थीटा पे है, दूसरी रे भी वर्टिकल के साथ थीटा पे है, तो दोनों आपस में पैरेलल नहीं हो गई भाई, ये भी वर्टिकल के साथ थीटा में, वो भी वर्टिकल के साथ, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। क्या अभी तक मैंने थीटा बताया है तुम्हें क्या है, नहीं, थीटा 30 होता तो भी पैरेलल होते, थीटा 40 होता, क्या समझ में आई बात। थीटा बिना बताए मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू संभव है। क्या जनता समझ पा रही है यार। चलो तो आज जो है, जो लोग आज आए हैं उनका होमवर्क मात्र 10 क्वेश्चंस का है, हाँ 1 से लेकर 10, जिसमें से 5वां थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने वाला है, बाकी सब आसान है, ठीक है। मात्र 10 क्वेश्चन है। ये टॉपिक इसलिए पढ़ाया गया है ताकि आगे की चीजें थोड़ा कनेक्ट रहें। अभी इसमें थोड़ी सी बात मुझे ऑब्जेक्ट इमेज की करना है, वो अगली क्लास में मैं करूंगा, ठीक है। तो जो लोग आज की क्लास से शुरू किए हैं अपना डिस्कशन, सेमीकंडक्टर वाले 2 लोग हैं ना, तो नीचे आके पूछ लो, ऑफिस में बता देंगे। 2-3 डाउट है, जितने भी डाउट है नीचे डिस्कस कर लो, क्योंकि फिर वो रह जाएगा तो रह ही जाएगा, है ना। डेविएशन डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी बना रहे, डेविएशन फिक्स रहता है। तो इस बार होमवर्क कम है, अगली क्लास में ज्यादा मिलेगा। अगली क्लास में स्फेरिकल चलो डेविएशन मेरे हो देखिए जाएगा। ग्रुप पे इसकी पूरी आंसर की मैं नोट नहीं करता हूँ ना, फिर से करूँगा, ट्राई करूँगा। अभी नीचे आ रहा हो ना तो डाउट